नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। सबसे पहले बात बड़ी खबर पटना से, जहां बिहार एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। टीम ने 2 संदिग्ध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कई संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। दोनों के नाम खैरुल और अबू सुल्तान हैं। आईएसआईएस और अन्य आतंकवादी संगठनों के पोस्टर भी इनके पास से जब्त किए गए हैं। 2 फर्जी भारतीय मतदाता पहचान पत्र और रेल टिकट भी इनके पास से मिले हैं। संदिग्धों के पास से अर्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति की जेरॉक्स कॉपी भी मिली है। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। प्राथमिक जांच में पता चला है कि दोनों कई दिनों से गया में छुपकर रह रहे थे। तो बिहार एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 2 संदिग्ध बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए। बिहार एटीएस को अपने सूत्रों से और खुफिया एजेंसियों से एक सूचना मिली थी, जिसको उन्होंने डेवलप किया और उस सूचना के तहत 2 संदिग्ध लोगों को उन्होंने पटना रेलवे स्टेशन के पास स्थित मदनी मुसाफिर खाना के परिसर के बाहर से 2 व्यक्तियों को उन्होंने सत्यापन के लिए उठाया। दोनों पकड़े गए जो संदिग्ध हैं वो भारतीय नागरिक नहीं है, बांग्लादेशी नागरिक हैं। और उनका बताया जाता है, जो प्रथम दृष्टिकोण से समान मिली है, कि वो जमात उल बांग्लादेश जेएमबी के समर्थक हैं। और इसमें अब जांच चलेगी, क्योंकि जेएमबी जिम्मेवार थी जो बोध गया में एक ब्लास्ट की कोशिश की गई थी परंतु नाकाम हो गई थी। उसके लिए भी जेएमबी ही जवाबदेह पाई गई थी। इसलिए अभी तो उठाए गए हैं, पकड़े गए हैं। इनके पास से कुछ जाली कागजात भी मिली है जिसकी सत्यापन हो रही है। भारतीय मतदान पहचान पत्र भी मिली है, उसकी भी सत्यापन हो रही है। तो खैरुल और अब्बू को गिरफ्तार किया गया और इनसे पूछताछ के बाद काफी कुछ जानकारी मिल सकती है बिहार एटीएस को। बहरहाल लोकसभा चुनाव की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए आज एनडीए के कई प्रत्याशियों ने नामांकन किया। इनमें औरंगाबाद से बीजेपी प्रत्याशी सुशील सिंह, गया से जेडीयू प्रत्याशी विजय मांझी, नवादा से एलजेपी प्रत्याशी चंदन सिंह और जमुई से एलजेपी प्रत्याशी चिराग पासवान ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। ये तस्वीरें आप देखिए, चारों ही जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एनडीए के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। इन चारों ही जगहों पर फर्स्ट फेज में इलेक्शन होने वाले हैं और इसी के लिए इन्होंने नामांकन पर्चा भरा है। उधर औरंगाबाद से नामांकन का पर्चा दाखिल करने के बाद एनडीए से बीजेपी प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह के समर्थन में औरंगाबाद में एक चुनावी सभा आयोजित की गई। चुनावी सभा में मंत्री नंदकिशोर यादव और प्रेम कुमार भी पहुंचे और विकास के नाम पर लोगों से वोट की अपील की। निर्णय आपको करना है। यहाँ एक तरफ ऐसी सोच वाली सरकार दूसरे का काम कर रही है। बिहार की सरकार कहते हैं न्याय के साथ विकास, दिल्ली की सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। जिस सरकार की सोच से विकास की, जो सरकार विकास के आधार पर राजनीति करना चाहती है, आपको उसके साथ जाना है कि जिन लोगों ने पहले के शासनकाल में विकास की धज्जी उड़ाने का काम किया है, भ्रष्टाचार की गंगा बहाने का काम किया है, उनके साथ जाना है। निर्णय और लोकसभा चुनाव के लिए आज महागठबंधन के भी कई प्रत्याशियों ने नामांकन किया। औरंगाबाद से हम प्रत्याशी उपेंद्र प्रसाद, गया से हम प्रत्याशी जीतन राम मांझी, नवादा से आरजेडी प्रत्याशी विभा देवी और जमुई से आरएलएसपी प्रत्याशी भूदेव चौधरी ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। तो महागठबंधन के इन चारों प्रत्याशियों ने भी आज नामांकन का पर्चा भरा है। और जमुई से भूदेव चौधरी ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। यहां पर पहुंचे रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने लोगों से भूदेव चौधरी को जिताने की अपील की और सभी सीटों पर महागठबंधन प्रत्याशी की जीत का दावा किया। भूदेव चौधरी जी की जीत भारी मतों से होगी, इसमें अभी कहीं कोई शंका नहीं है। सब लोग अभी जो यहाँ जनप्रतिनिधि हैं या भारत की सरकार ने जिस रूप में काम किया है पिछले वर्षों में, उसको लेकर के काफ़ी आक्रोश में है उनके खिलाफ। और यही कारण है कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और महागठबंधन के उम्मीदवार के साथ लोग बहुत मजबूती से खड़े हो गए। महागठबंधन की जीत 40 में 40 सीटों पर इस बार होगी।
उधर बांका से आरजेडी उम्मीदवार जयप्रकाश नारायण यादव के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर फिर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार के इशारे पर आज भी राज्य में शराब माफिया जमकर पैसे कमा रहे हैं। साथ ही तेजस्वी ने कहा, अगर केंद्र में महागठबंधन की सरकार बनी तो आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा। सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी, राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम सबकी ये लड़ाई होगी कि बेरोजगारी हटाओ, आरक्षण बढ़ाओ, जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। शराबबंदी की चालू है, होम डिलीवरी हो रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है। जो 300 रुपए का बोतल तो 1500 में मिल रहा है। जो 300 रुपया 1500 रुपए का जो अंतर है उतना रुपया कहाँ जाए तो आरसीपी टैक्स में जा रहा है। आरसीपी टैक्स समझे, नीतीश जी का अलग से टैक्स चलता है पार्टी फंड के लिए, समझ रहा है कि नहीं चल रहा है कि वोट ले लेंगे फिर कहाँ सौदा करेंगे किसी को नहीं पता, पार्टी मारेंगे किसी को नहीं। वहीं वाम दलों को महागठबंधन की ओर से दरकिनार किए जाने के बाद वाम दलों ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सीपीआई ने कल जहां बेगूसराय से कन्हैया कुमार को अपना उम्मीदवार बनाने की घोषणा की तो सीपीआई-एम ने उजियारपुर से अजय कुमार को कैंडिडेट बनाया है। कि भाजपा विरोधी वोटों का बंटवारा हो, हम यह चाहते हैं कि भाजपा विरोधी अधिकतर वोट एक जगह लामबंद हो और इसी ख्याल से सीपीएम और वामपंथी दलों ने बहुत ही न्यूनतम सीटों को तय किया। उधर मुंगेर में आज एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जेडीयू प्रत्याशी ललन सिंह ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा और कार्यकर्ताओं से चुनावी महासंग्राम में जाने के लिए तैयार रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए का मुकाबला किसी से नहीं है। 40 से एनडीए के खाते में जाएंगे, कुछ नहीं मिलने वाला। अतिमत्ती ही राज कर रहे थे ना, तो 5 साल का खजाना कहां चला गया? और वही खजाना है जिस खजाने से आज नीतीश कुमार जी विकास के काम को गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं। सारण संसदीय लोकसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी चंद्रिका राय ने अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। हालांकि अभी तक पार्टी की ओर से चंद्रिका राय को उम्मीदवार बनाए जाने की आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की गई है। हमारे साथीगण और भ्रष्टाचार का मामला इतना बढ़ा कि जो राफेल में लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार में हम लोगों ने पूरा साफ सरकार देने का काम किया है। टिकट की जरूरत नहीं है। हम लोग के पूर्वज हमारे पिताजी भी जेल में गए थे स्वतंत्रता संग्राम में, और ये लोग तो उस समय अंग्रेजों के साथ मिलकर के खाली जासूसी करने का काम करते थे। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि पहले चरण में एनडीए और महागठबंधन के किन उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला होने वाला है। सुशील कुमार सिंह लड़ेंगे उपेंद्र प्रसाद से, जो कि आरएसपी के उम्मीदवार हैं औरंगाबाद सीट पर। वहीं अगर बात हम करें गया सीट की, यहां पर विजय कुमार मांझी का मुकाबला होगा पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से, जो कि हम की तरफ से भाग्य आजमा रहे हैं। वहीं चंदन कुमार टक्कर देंगे विभा देवी को नवादा सीट से। अगर बात करें जमुई लोकसभा सीट की, तो यहां से चिराग पासवान को टक्कर देंगे भूदेव चौधरी। इधर पप्पू यादव ने तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। पप्पू 28 मार्च को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मधेपुरा में पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें 28 दिनों तक महागठबंधन में शामिल करने के लिए भरमाया गया, लेकिन वो अब फैसला ले चुके हैं कि वो अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। प्रेजेंट सांसद हूं मैं, लड़ने नहीं आया हूं, लड़ने कोई और आया है, हमें घर से भगाने कोई और आया है। और उसके बाद 28 दिन गाली सुन के मैं गठबंधन के लिए पागल था। हमने निर्णय लिया कि मुझे मधेपुरा से चुनाव लड़ना है, मैं मर जाऊं मुझे मार दे, मैं मधेपुरा ही रहूंगा। और 28 तारीख को 11:30 बजे नॉमिनेशन दूंगा।
आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बड़ा ऐलान किया, बड़ी घोषणा की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के इस मास्टर स्ट्रोक पर विपक्षियों ने तंज कसना शुरू कर दिया है। जिस तरह से राहुल गांधी ने वादा किया है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर हर गरीब को सालाना 72,000 रुपए दिए जाएंगे, उसे लेकर अब राजनीति होने लगी है। बीजेपी और जेडीयू ने राहुल के वादे को ढकोसला बताया और साफ कहा है कि लोक लुभावन सपने दिखाकर कांग्रेस सत्ता हासिल करना चाहती है। इस पार्टी को फर्जीवाड़ा में विश्वास है। जब उनकी हुकूमत थी तो किस तरीके से मनरेगा में फर्जी लोगों के नाम से पैसा निकाला गया, जो सरकारी योजनाएं थी उसका लाभ फर्जी लोगों को दिया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले किसानों के लिए जो वायदा किया गया था, किस तरह फर्जी लोगों को उसका लाभ पहुंचाया गया। तो ये फर्जीवाड़ा करने में माहिर हैं और लोगों को धोखा देना जानते हैं। जिस नारा पर आज जिस ढंग के प्रोमिसेज पर ये लोग सत्ता में आए हैं उसका खोखलापन, हम लोग बराबर इस बात का एनडीए ख्याल करता है कि हम कितना कुछ कर सकते हैं लोगों के लिए। इसलिए जो भी घोषणा हो जाए उसको अमली जामा पहनाने के लिए हमारी ताकत हो, हमारी पास सोच हो, हमारे पास योजना हो, इसी के आधार पर एनडीए। और मिनिमम गारंटी योजना को लेकर जेडीयू ने कांग्रेस पर हमला बोला है। नेता आरसीपी सिंह के अनुसार कांग्रेस की योजना लोगों को भरमाने की साजिश है। देश पर 70 सालों तक राज करने वाली पार्टी को पहले इस तरह की योजना लानी चाहिए थी। उन्होंने तेजस्वी पर भी निशाना साधा और तेजस्वी को अपनी चिंता करने की सलाह दी। कांग्रेस के वादा पर कौन भरोसा करेगा? 1947 से लेकर करके ज्यादातर वर्षों तक तो वही शासन किए और कभी जो ये मिनिमम बेसिक इनकम की जो बात कर रहे हैं उनके जेहन में क्यों नहीं आया था? ये तो पहली बार जब केंद्र सरकार ने किसानों के लिए 6,000 रुपया सबको जो दिया है, जो हमारे 2 हेक्टेयर किसान हैं, तब उनको याद आने लगी है। देखिए वो जो बोल रहे हैं ना उसमें कोई दम नहीं है, उन लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं जनता उनके इस लुभावने में आने वाली नहीं है। महागठबंधन में सीटों के ऐलान के बाद आरजेडी नेताओं के चेहरे खिले हुए हैं और कांग्रेस नेताओं के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। आरजेडी नेता अब इतराते हुए कह रहे हैं कि डील उनके फेवर में हुई है, जबकि कांग्रेस को सही जवाब नहीं सूझ रहा है। आरजेडी ने सीटों के बंटवारे में अपनी मनवाकर कांग्रेस को घुटनों पर ला दिया। आरजेडी के नेता पहले से ही महागठबंधन में आरजेडी को बड़े भाई की भूमिका में देख रहे थे। अब वो सीना चौड़ा कर कह रहे हैं कि हाँ, महागठबंधन में आरजेडी की मनमर्जी चली है। तो पहले भी कहते आए हैं, जब महागठबंधन बना था उसी समय मैंने कहा कि यहाँ आरजेडी बड़े भाई की भूमिका निभाएगी निश्चित रूप से। और चूंकि सरकार बनाना है केंद्र में महागठबंधन के, तो कांग्रेस के बड़े लीडर ही बनेंगे, उसके प्रधानमंत्री। हम लोग उनको बनाने का काम करेंगे। लेकिन आज जो स्थितियां हैं बिहार में वो आरजेडी पक्ष में है और कांग्रेस हमको साथ दे, कल हम साथ देने वाले हैं। महागठबंधन में कांग्रेस की हालत किसी से छिपी नहीं है, लिहाजा कांग्रेस के जो नेता राष्ट्रीय पार्टी बताकर आरजेडी से ज्यादा सीटें लेने का दावा कर रहे थे, वो अब कैमरे के सामने कुछ बोलने से परहेज कर रहे हैं और दूसरे नेताओं को आगे कर रहे हैं। कोई भाई न यहाँ बड़ा है न कोई भाई छोटा है, सभी आदमी हम लोग मिलकर गठबंधन की राजनीति करते हैं। और गठबंधन में जो छोटा दल भी है उसकी भी उतनी ही भूमिका है, बड़े दल की भी उतनी ही भूमिका है। संपूर्ण भारत में देखेंगे तो कांग्रेस भी बड़ा दल है, बिहार में देखेंगे तो निश्चित तौर पर आरजेडी भी बड़ा दल है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह अपने उस अनुभव के आधार पर कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं जब उनकी पार्टी की कांग्रेस से गलबहिया थी। बेहतर था अपने अस्तित्व के लिए, जो कि विगत अनुभव था, चूँकि उनके नेताओं के बयान भी पहले काफ़ी आते रहे हैं और यही कारण था कि हम लोगों के साथ भी वो लोग आए थे एक वक्त में। तो आप समझिए कि ये तो होगा ही। जिस तरह से आरजेडी ने टिकट बंटवारे में कांग्रेस की हसरतों को दबाकर रख दिया, उसे देखते हुए इस बात की क्या गारंटी है कि अगर आरजेडी ने चुनाव में ज्यादा सीटें जीती और केंद्र में महागठबंधन की सरकार बनी तो आरजेडी वहां भी मनमाफिक डील नहीं करेगा। पटना से साकेत कुमार, न्यूज़ 18। और अब आपको लिए चलते हैं बीजेपी मुख्यालय, जहां पर अरुण जेटली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जिसको विश्व हमारा मखौल उड़ाता था और व्यंग के रूप में हमें कहता था कि ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है,
तो उसमें तो कोई गरीबी हटाना वो संभव नहीं था। इंदिरा जी तो 1971 में गरीबी हटाने के नाम पर चुनाव जीती थी। गरीबी हटाओ उसका मुख्य नारा था जो आज तक लोगों को स्मरण है। लेकिन उन्होंने गरीबी हटाने के लिए जो आवश्यक चीज है कि अर्थव्यवस्था बढ़े, समाज में आमदनी बढ़े, जेनरेशन ऑफ वेल्थ हो और उस वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हो न्याय के लिए, यह उनकी नीति नहीं थी। शी डिड नॉट बिलीव इन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, शी डिड नॉट बिलीव इन जनरेशन ऑफ वेल्थ, शी ओनली बिलीव्ड इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉवर्टी। और अगर उनका कार्यकाल देख लें तो चुनाव वो गरीबी हटाओ के नाम से जीती थी, लेकिन उस कार्यकाल में केवल गरीबी का वितरण हुआ था। आपको कोई भी ऐसे कार्यक्रम स्मरण नहीं होंगे जो नीचे को ऊपर उठाना है उसके लिए प्रयोग किए गए हों। ऊपर वाले के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाए जिससे जेनरेशन ऑफ वेल्थ रुक जाए, लेकिन गरीबी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, केवल यही उनकी नीति थी। राजीव जी के कार्यकाल में तो विवाद ही चलते रहे, इसलिए बहुत कार्रवाई नहीं हो पाई। और कई बार अगर आप देखें तो 10 वर्ष के यूपीए के कार्यकाल में भी किस प्रकार से एक प्रकार से छल कपट धोखा ब्लफ होता था। लोन वेवर जो सबसे पहले मदर स्कीम आई थी 2008 में, 70,000 करोड़ रुपए का हम ऋण माफ कर रहे हैं। वन टाइम एफर्ट, जीवन में एक बार 70,000 करोड़ का। हम तो पीएम किसान में 75,000 करोड़ प्रतिवर्ष देंगे, हम तो मनरेगा में 60,000 करोड़ प्रतिवर्ष दे रहे हैं। वन टाइम स्टेप ऑफ 70,000 दिया कितना? 52,000। और सीएजी ने कहा दिया किसको? एक बड़ा अंश दिल्ली के व्यापारियों को मिल गया। ये सीएजी की रिपोर्ट है। जिस लोन वेवर का जिक्र करते हैं उसकी ये हिस्ट्री है। दूसरा, मनरेगा, हम ग्रामीण जीवन बदल देंगे। कहते थे 40,000 करोड़ रुपया साल का खर्च करेंगे और खर्च करते थे 28,000 करोड़, और वो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर न होने की वजह से केंद्र से राज्य, राज्य से जिला, जिला से तहसील, तहसील से पंचायत प्रमुख, और फिर उसका कुछ छोड़ा अंश किसान तक पहुंचता था। आज भी अगर आप देखें तो कितनी विधानसभाओं में इन्होंने कहा कि किसान का ऋण माफ करेंगे। पंजाब में तो 2 वर्ष हो गए, कर्नाटक में भी काफी समय हो गया, अब तो अन्य विधानसभाओं को भी हो गए। अभी तक, और मैं औपचारिक ऑफिशियल आंकड़े दे रहा हूं, कर्नाटक ने खर्चा है 2600 करोड़, मध्य प्रदेश ने खर्चा है 3000 करोड़, और पंजाब ने 2 वर्षों में खर्चा है 5,500 करोड़। अ कंप्लीट आई वॉश। वायदा क्या था? चुनाव जीतने के लिए धोखा देना गरीब को और उसके बाद साधन न देना। यह कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि गरीब को नारे दो, साधन मत दो। इस परिस्थिति में आज जो जगलरी है, इसमें
आप 2-3 चीजें समझ लें। जब हमारी सरकार कानून के माध्यम से हमने आधार औपचारिक रूप से कानूनी दृष्टि से लाया, जिससे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनेबल हुआ, तो कांग्रेस पार्टी ने संसद में भी विरोध किया और उसके जो वकील नेता थे वो कोर्ट में भी जाकर उसका विरोध करते रहे। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आधार को रोकने की कोशिश की और आज उस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं हम बैंक ट्रांजैक्शन के माध्यम से इसको देंगे, यानी कि डीबीटी से देंगे। इसका अर्थ क्या है? मैं उनके एक पार्टी के भीतर के आर्थिक सलाहकार का आज बयान पढ़ रहा था कि ये जो आज योजना दी है इससे कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा, द फिस्कल विल नॉट बी इफेक्टेड। पूर्व वित्त मंत्री ने ये भी ये कहा कि फिस्कल बैलेंस हम मेंटेन करेंगे इससे। इसका अर्थ क्या है? तीनों चीजें जोड़। तो राहुल गांधी के एक बयान पर अब राजनीति हो रही है। अरुण जेटली दरअसल पलटवार करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बहरहाल अब जैसा कि आप जानते हैं, डीटीएच या केबल नेटवर्क पर अपने पसंदीदा चैनल चुनने की आखिरी तारीख बेहद पास आ रही है, जो कि 31 मार्च है। इसलिए हम आपको एक बार फिर से याद दिला रहे हैं, आप अपना सबसे प्रिय चैनल यानी कि न्यूज 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। तो आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से आप संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बिहार की बाकी तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट जरूर करें। हमारी वेबसाइट है news18bihar.com।